कम ऑन स्टूडेंट्स, तो हम लोग जरा अभी क्या देख लें, चैप्टर 3 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सरसाइज है वो हम लोग देखें कहाँ तक हम लोग लगा पाते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, है ना। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, बाकी अपना बुक से देख लेंगे, चाहे उतना लंबा क्वेश्चन तो हम लिखेंगे नहीं। और थोड़ा सा पंखा ऑन रखे, काफ़ी गर्मी है, थोड़ी सी आवाज़ बैकग्राउंड में आएगी, आने दीजिए। Storage battery of car has an EMF of 12 volt and if the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be withdrawn from the battery? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। EMF ऑफ द सेल कार की जो है वो 12 वोल्ट की है और उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज़ 0.4 ओम, और ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम करंट कितना पास होगा। तो मैक्सिमम करंट के लिए जो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको अगर ज़ीरो कंसिडर कर लें तो आई की वैल्यू होता तो ये है ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो कैपिटल आर की वैल्यू ज़ीरो है, तो ये 12 वोल्ट डिवाइडेड 0.4 दैट विल फाइनली रिजल्ट इनटू व्हाट 120/4 विच विल बिकम 30 एम्पियर। ये 30 एम्पियर का करंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या कर सकता है, पास हो सकता है। अगर सीधे सीधे इसके दो टर्मिनल को, इसके जो टर्मिनल हैं उनको क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, तो 30 वोल्ट की बैटरी को 30 एम्पियर का करंट क्या होगा, उससे फ्लो हो सकता है। ठीक है, 3.2 ये 3.1 था, अब हम लोग देखने जा रहे हैं 3.2 को। ठीक है, ये बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट, EMF इसका 10 वोल्ट का है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, आर की वैल्यू 3 ओम है। ठीक, गुड। इफ़ द करंट इन द सर्किट इज़ 0.5 एम्पियर, जो करंट इस सर्किट में सेटअप हो रहा है जिस भी कारण से, है ना, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू को बताना है। ठीक, व्हाट इज़ द इंटरनल टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज़ क्लोज्ड, टर्मिनल वोल्टेज ही बताना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, इसी रिलेशन को अगर हम लोग पकड़ते हैं तो R प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू E/I होगा, E/I होगा। दिस इम्प्लाइज कि कैपिटल R इज इक्वल टू E/I, इसी को निकाल किया है, माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया। अगर हम लोग इस जगह पर इसके वैल्यूज़ को रख दें, की वैल्यू 10 वोल्ट, करंट विड्रॉन 0.5, इंटरनल रेजिस्टेंस 3, इस सब को अगर माइनस करें तो ये 20 - 3 दैट इज़ 17 ओम जो है इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसका 17 ओम का होगा। अब टर्मिनल वोल्टेज पूछता है तो V = IR होगा, टर्मिनल वोल्टेज तो यही होगा। I की वैल्यू कितनी है, 0.5 एम्पियर का है, और उसके साथ एम्पियर वगैरह छोड़ दीजिए, है ना, और इसके साथ इसका रेजिस्टेंस कितना है, R17 का है, तो ये 8.5 वोल्ट, 8.5 इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा। 10 वोल्ट का EMF है और 8.5 का क्या हो जाएगा, इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। 3.3 अगर हम लोग देखते हैं, 3.3 अगर देखते हैं एट रूम टेम्परेचर में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, तो T1 टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड का, और ये कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज़ 100 ओम। किसी हीटिंग एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है, मतलब R1 जो है वो 100 ओम का है। ठीक है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ़ द रेजिस्टेंस इज़ फाउंड टू बी 117 ओम, जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो 117 ओम तक उसका इंक्रीज़ कर गया। गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज़ दिस मच, अल्फ़ा की वैल्यू टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना, पर डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ऐसा वैल्यू प्रोवाइड किया गया है हमको, है ना, ऐसा वैल्यू प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, रिलेशन क्या है, ये रिलेशन मैं वर्बली शायद बताया हूँ या बोर्ड वगैरह पर कहीं लिखाया होगा। ये है R2 = R1 दैट इज़ 1 + अल्फ़ा T2 - T1। ठीक है, ये रिलेशन बनता है इसका। इसमें से अपने को पूछा है T2 निकालना, क्या है T2 निकालना है, तो इसको कैसे हम लोग रिड्यूस करें ये ज़रा हम लोग देखें। इसको अगर रिड्यूस करने के लिए चलते हैं
तो सबसे पहले अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1 की वैल्यू R2/R1 माइनस R2/R1 माइनस 1, तो ऐसा कह सकते हैं R2 माइनस R1/R1। और अगर अल्फ़ा भी उधर भेज दिया जाए, अल्फ़ा को भी उधर भेज दिया जाए, इस रिलेशन को ध्यान भी रख सकते हैं, तो अल्फ़ा को भेज दिया जाए तो T2 माइनस T1 R2 माइनस R1 अपॉन अल्फ़ा R2 माइनस R1 अपॉन अल्फ़ा R1, ये हो गया डिफरेंशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर T2 इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन अल्फ़ा R1 प्लस T1, ये बन जाएगा रिलेशन किसके लिए, फाइनल टेम्परेचर बताने का। अब इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट किया जाए तो R2 कितना है 117 ओम, ये 117 है, R1 100 रहा होगा, अल्फ़ा की वैल्यू प्रोवाइडेड है 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और R1 प्रोवाइडेड है 100, R1 प्रोवाइडेड 100 मतलब 10 की पावर 2 प्लस T1 यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ऊपर बचा 17, नीचे ये आ जाएगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 10 की पावर 2 ऊपर बन के चला जाएगा तो ये 1700 हो जाएगा, और ये 1.7 प्लस कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे भैया ये तो 1000 गुना हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है भाई, 1700 हो रहा है ऊपर में जा कर के। 10 की पावर माइनस 4 ही दिया हुआ है, 10 की पावर माइनस 4 ही दिया है टेम्परेचर कोफिशिएंट, बिल्कुल सही। तो ये तो 1000 गुना होगा तब न जा कर के 1700 होगा। 17 का डिफरेंस आ रहा है 1.7 T2, मैं क्या कर सकता हूँ, जो प्रोवाइडेड है ये 1000 हो जाएगा, ये 1000 प्लस कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 27, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मिला जुला कर क्या हो गया 127 डिग्री सेंटीग्रेड इसका फाइनल टेम्परेचर होगा, ठीक है, 1027 ये इसका फाइनल टेम्परेचर होगा। हीटिंग एलिमेंट हो भी सकता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। खैर जो भी है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इतना। ये जो 3.4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है ना, इस क्वेश्चन में नेग्लिजिबल करंट लेस की बात करेंगे, लेंथ इसका 15 मीटर का है, ठीक है, 15 मीटर का हो। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिया है वो है 6.0 छोड़िए 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर का इसका क्रॉस सेक्शन है। इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर टू बी फाइंड, इसका 5 ओम का रेजिस्टेंस मेजर किया गया है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट, है ना, जो भी टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट रहा उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, तो रो निकालना है, रो निकालना है। देखिए ये वाला रिलेशन R इक्वल टू रो L अपॉन A है, इसमें रो की वैल्यू RA अपॉन L हो जाएगा। कैलकुलेशन में इसका 5 रख दीजिए, इसका 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 रख दीजिए, ठीक है, और इसको 15 रख दीजिए, तो ये आपका 5 3 2 6, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, है ना, 5 6 30 होगा ना, 15 2 30 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, है ना, और ओम मीटर इसकी जो है सो, है ना, ये बन जाएगा इसकी क्या रेजिस्टिविटी, है ना, इसकी बन जाएगी रेजिस्टिविटी। चलिए 3.5 देख लेते हैं, इतने स्पेस में बनता है, नहीं बनता होगा तो फिर इसको क्लियर कर लेंगे। ए सिल्वर वायर है जो रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ohm at 100 degree centigrade. Determine the temperature coefficient resistivity of the temperature coefficient of resistivity of the silver. रेजिस्टेंस दिया, उसकी
रेजिस्टिविटी मांगा है। ठीक है, ओके, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक, तो हम लोगों के पास प्रोवाइडेड है ना, ये आर नॉट प्रोवाइडेड है, आर नॉट प्रोवाइडेड है, ये है 2.1 ओम का, और इसका टेम्परेचर टी नॉट प्रोवाइडेड है। वो टी नॉट क्या प्रोवाइडेड है वो ज़रा हम लोग देख लेते हैं। टी नॉट प्रोवाइडेड है कितना, 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एंड द रेजिस्टेंस इज 2.7 और आर 100 प्रोवाइडेड है 2.7 ओम का, और टी 100 प्रोवाइडेड, टी 100 क्या है, मैं टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइडेड। ठीक है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट मांगा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, है ना, यहाँ से ले सकते हैं। अगर इस रिलेशन को यहाँ फॉलो करें आप, है ना, इस रिलेशन को फॉलो करें तो सीधे सीधे अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं R100 माइनस R0, R100 माइनस R0 अपॉन R0 और T2 माइनस T1, यानी T100 माइनस T100, T100 माइनस T0, ऐसा ले सकते हैं। इससे आपका निकल जाएगा R100 माइनस R0 2.7 माइनस 2.1 दैट इज 0.6, ये हो जाएगा। R0 का मतलब हो जाएगा ये 2.1 हो गया, 2.1 हो गया, और ये 100 T100 माइनस T0 100 माइनस 27.5, तो ये हो जाएगा 72.5 आई थिंक, 72.5 करेक्ट है ना, ये आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बात निकल कर के आएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या सॉल्व किया जाए, देखिए तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ इसको सॉल्व करने का। 2 डेसिमल नीचे 1 डेसिमल ऊपर है, तो 2 डेसिमल है तो ऊपर एक 0 चला जाएगा। चलिए 6 करके इसको 60 कर लेते हैं, तो 21 × 725 फिलहाल के लिए हो रहा है। तो 7 का 3 7 21 होगा, फिर ये 3 से 20 बार में चला जाएगा, फिर 20 बचेगा वहाँ पर, इससे 5 से 1 कटेगा, है ना, 5 से 1 कटेगा, 4 बार में ऊपर से जाएगा और 5 से 1 कट जाएगा। तो मिला जुला करके देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो पहले 20 हो जाएगा ये, और ये फिर हो जाएगा 7, फिर ये हो गया 725, ठीक है 725 हो गया, है ना, 725 हो गया। फिर 20 का है, 5 से कटेगा तो 5 चौके 20, 4 ऊपर हो गया, ठीक है ना, 7 × 725, तो 5 1 जा 5, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 5 5 25, 5 5 25 5 125, अरे नहीं ज़्यादा हो जाएगा ये, 5 कम 22 22 22 तो 5 चौके 20, 145, हाँ 145 5 चौके 20, फिर 2 25 से 145। अब इसको रिड्यूस कर लिया जाए, जो भी आएगा इसकी वैल्यू होगा, अब इसको रिड्यूस कर लिया, जो भी आएगा उसका वैल्यू अल्फा की वैल्यू क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। चलिए 3.5 के तो इनिशियल क्वेश्चन थे, सिंपल थे, वो तो हम लोग देख लिए हैं। अब इसके बाद थोड़े से बड़े क्वेश्चन आएंगे, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, और इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटाने के बाद, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3.6 है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एंड हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम, निकेल एंड क्रोमियम का जो एलॉय होता है उसको निक्रोम कहते हैं, हीटिंग एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट, जो कनेक्टेड टर्मिनल वोल्टेज इसका 230 वोल्ट का रहा होगा, ठीक है जी। सप्लाई विड्रॉज अ करंट, जो I1 है वो 3.2 एम्पियर का है। कितने टेम्परेचर पर, ये जो टेम्परेचर है T1 ये कह रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना जी, 27 डिग्री रूम टेम्परेचर पर। इस क्वेश्चन को मैं पूरा पढ़ चुका इसलिए। एंड विच सेटल्स फॉर फ्यू सेकेंड्स विथ स्टीडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर, लेकिन ये 3.2 बना नहीं रहता है, ये 2.8 एम्पियर हो जाता है, 2.8 एम्पियर हो जाता है। व्हाट इज़ द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, द टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका दिया हुआ है निक्रोम का, अल्फ़ा की वैल्यू 1.7 × 10⁻⁻4 पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसका दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बात घुमाई गई, रेजिस्टेंस ना दे करके वोल्टेज और करंट दे दिया। देखिए पहले इसमें से R1 निकालना पड़ेगा आपको, R1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो R1 अगर जब जैसे ही इसको फाइंड आउट करने के लिए आप चलिएगा तो ये आपका क्या होगा, R = V/I, V/I1 लीजिएगा तो R1 निकल के आ जाएगा।
इसमें थोड़ा सा बात को घुमाया, कुछ किया नहीं। तो 230 बाई I1 का मतलब 3.2, ठीक है जी। तो ये 3.2 हो गया, है ना। और R2 की बात करेंगे, तो V/I2 होगा जो कि 230 बाई 2.8 होगा। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेट, इसका मदद ले लेते हैं। किसकी मदद ले लेते हैं? मदद लेते हैं कैलकुलेटर की। वो कैलकुलेटर है कहाँ इसमें? कैलकुलेटर इसमें कहाँ पर रहता है? कैलकुलेटर रहता तो है, लेकिन कहाँ रहता है? मेन मुद्दा यहाँ। यस, ये मिला। चलिए, तो 230 डिवाइडेड 3.2 कितना आएगा एग्जैक्टली हम लोग देखना चाहते हैं। 230 डिवाइडेड 3.2, ये सब आपको मिलेगा नहीं हुआ। 71.87, चलिए 71.9 ले लिया जाए ओम, 72 ओम हो जाएगा, है ना। दूसरा है 230 डिवाइडेड 2.8, 82.14 है, 82.1 लिया जाए, करेक्ट है ना। अब ऐसे में क्या हो, अपने को निकालना है T2। अभी मैंने रिलेशन निकाला था T2 के लिए निकाला, रिलेशन निकाला था। क्या निकाला? T2 को निकाला था कि ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, वोल्टेज अपॉन करंट, नहीं, ये नहीं था। क्या था? ये था आपका, गर्मी इतना है कि दिमाग उतना सटीक काम करता नहीं, यही था ना। R2 = R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, ठीक है। ये था, तो इससे आपका ये बनना है अल्फ़ा T2 माइनस T1 की वैल्यू फिर से हमको निकालना पड़ा है। गर्मी में थोड़ा फास्ट माइंड काम नहीं कर रहा है भैया। अल्फ़ा इधर आ जाता है तो T2 माइनस T1 = R2 माइनस R1 अपॉन R1। ये अल्फ़ा भी इधर आएगा, T1 बाद में इधर चला जाएगा, प्लस T1 इधर आ जाएगा। तो ये बन जाता है रिलेशन इसके लिए, ठीक है। ओके, तो ये है। चलो, एक ये जो डेसिमल वाली कहानी है, इसको मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ, है ना। चलिए सीधे करते हैं। तो R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा? 82.1 माइनस कितना? 71.9 डिवाइडेड R1 बोले तो 71.9 इंटू अल्फ़ा बोले तो 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। और टेम्परेचर T1 कितना हो रहा है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि रूम टेम्परेचर है। 82.1 में से 71.9 जाएगा, ये लगभग 10.2 ऊपर आ रहा है ना। अरे ये बात 72.1 भी होता तभी 10 का डिफरेंस आता। अब 0.2 नीचे है तो 10.2 आ जा रहा है, ठीक है। 10.2 हो गया। और ये आपका 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ है। 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। ये सब क्वेश्चन आपको इस तरीके का नहीं है, फार्मूला आपको याद करने की बात है ना। 1.7 इंटू 71.9 इंटू 10⁻⁻⁴ है, ये +4 बन के ऊपर चला जाएगा। ये आपका 10 की पावर +4 बन के ऊपर चला गया। और ये इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, इसको भी देख लें हम लोग। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये है आपका 71.9 इंटू 1.7 122.23 टू ही लीजिए, डेसिमल के 1 प्लेस तक ही ले रहे हैं।
तो 10.2 से इसको डिवाइड कर देना है। 10.2 डिवाइडेड 122.2 जो कि आने वाला है कितना 0.83469 है, तो 7 ले लेते हैं, है ना, 7 ले लेते हैं, इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 की पावर ये सब का सब 8347, ये हो जाएगा, डेसिमल सब हट जाएगा 27, तो 7 7 14, 4 एक हाथ में ज़्यादा 6 1 7, 8374 ओम इसका जो टेम्परेचर है फाइन डिग्री सेंटीग्रेड 8374 डिग्री सेंटीग्रेड, बाप रे बाप, ये इसका टेम्परेचर हो जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग, आंसर जरा टैली कर लेंगे, दिक्कत तो है नहीं। R2 - R1 अपन R1 अल्फ़ा प्लस T1 ये हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये सब जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ठीक है, 8374 का टेम्परेचर उसका बन जाएगा हीटिंग एलिमेंट का, जब वो क्या होगा, जब हम लोग उसको सेटल डाउन कर जाएगा, सेटल डाउन कर जाएगा, सेटल डाउन कर जाएगा। इसको मैं ज़रा समझाता हूँ। समझने वाली बात जानते हैं इसमें क्या है, इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि ये जो जैसे कह रहा है कि पहले रूम टेम्परेचर पर इसमें थ्रू जैसे स्टार्ट किए तो 3.2 एम्पियर का करंट पास होने लगा। उस समय मान लीजिए रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो, वैसे अभी 32-35 रहता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, हीट होने लगेगा, जैसे जैसे हीट होने लगेगा वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करने लगेगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करने लगेगा तो करंट डिक्रीज़ करने लगेगा, और एक टाइम पर आकर के वो सेटल डाउन हो जा रहा है 2.8 एम्पियर पर। जब बढ़ते बढ़ते एक लिमिट पर जाकर के वो सेटल डाउन करता है, और बाद में उसका करंट वैल्यू गिर जाता है, चाहे रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। उस चीज़ को लेकर के हमारा ये कैलकुलेशन है कि फाइनल टेम्परेचर कितना होता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, निक्रोम का टेम्परेचर वो कितने टेम्परेचर पर आ चुका है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर इस न्यूमेरिकल को गौर से देखा जाए तो एक बात ये समझ में आती है कि वो हीटिंग एलिमेंट पर कोई टेस्टर या मीटर लगा करके तो कोई चेक करेगा नहीं कि भाई कितना टेम्परेचर वो दे रहा है, वो जो निक्रोम है वहाँ से क्या टेम्परेचर फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर उस सर्किट में अगर हम लोग करंट मेजरिंग डिवाइस रख दिए हैं, तो स्टार्टिंग में मान लीजिए 3.2 बाद का 2.8 हो, तो कैलकुलेशन करके कह सकते हैं कि जो निक्रोम का जो वायर जो लाल लाल दिख रहा है उसका किस टेम्परेचर पर वो हीट इवॉल्व कर रहा है ना, तो वो हमको क्या कर सकता है, बता सकता है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही वैल्यूज़ आते हैं, वैल्यूज़ कुछ ज़्यादा ही आ रहा है ना, वैल्यूज़ कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। खैर जो भी आ रहा है, 3.7 को अगर हम लोग देखें तो ये आपका किरचॉफ्स रूल लगेगा। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर 3.2। चलिए इसमें किरचॉफ्स रूल लगेगा और ये बस इक्वेशन बनेगा। अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन जाएगा ये, है ना, 10 5 5 10, बीच में 5 इधर 10, ठीक। 3.7 में आइए तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर बनाइए। व्हीटस्टोन ब्रिज है नहीं है, स्ट्रक्चर तो यही बनाइए। यहाँ पर 10 ओम कह रहा है, यहाँ पर ये 5 ओम कह रहा है, ठीक। फिर यहाँ पर 5 ओम कह रहा है, फिर इस बीच में 5 ओम है, ठीक। यहाँ पर फिर 10 ओम है, ठीक। जो सर्किट कनेक्ट किया गया है इसमें पहले 10 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर सेल डाला गया है जिसका ये में वैल्यू 10 वोल्ट है, और तब ये सर्किट को कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। अब सब निकालना, I1 I2 I3 जो भी बनाना है। चलिए तो I1 करंट यहाँ से आया होगा, है ना, I2 इधर गया होगा तो I1 माइनस I2 इधर आया होगा, है ना। डेफिनेटली हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ 10 10 15 5 10 है, तो यहाँ का वोल्टेज पे इधर से इधर करंट जाएगा भैया, इधर से इधर जाएगा करंट। तो I1 माइनस इधर जो करंट अगर मान लीजिए I3 निकल गया, इसमें से अगर I3 चला गया तो इसमें बचा होगा I1 माइनस I2 माइनस I3। ये करंट इधर नहीं जाएगा, काहे कि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ये 10-5 के रेशियो में या 5-10 के रेशियो में है, तो ऐसे सिचुएशन में ये, है ना,
रेजिस्टेंसेस का जो रेशियो है, ये रेशियो छोटा और ये रेशियो बड़ा है, तो जिसका रेशियो इधर छोटा होगा इधर से इधर करंट जाएगा, ये तो तय है। तो I3 इधर आएगा तो इधर से I2 प्लस I3 जाएगा, I2 प्लस I3 जाएगा, और इधर से I3 फिर से I1 फिर से वापस आएगा और Y1 वापस हो जाएगा, ये एक बनता है ना। तो इसमें इजी है ये कैलकुलेशन, कंपैरेटिवली इजली है। पिछले वीडियो में जो लास्ट हम निकाल रहे थे जिसका आंसर गलत हो गया, हमने फिर उसको सुधारा भी, कहीं ना कहीं जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक, ये कंपैरेटिवली इजी है। क्या इजी है वो दिखा देते हैं। ABCD इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम E दे दीजिए ताकि सर्किट समझ में आ जाए। सबसे पहले बिना सेल वाले दो सर्किट ले लीजिए क्लोज मेश में, बिना सेल वाले, है ना, जिसमें सेल नहीं हो। ABDA को ले लीजिए, ABDA को ले लीजिए, है ना, ABDA को ले लीजिए जिसमें सेल है ही नहीं, ठीक है, बिना सेल वाला लिया जाए, ABDA लिया जाए। थोड़ा पॉज करके हवा लेने लगे, काफ़ी गर्मी। चलिए ABDA में देखिए करंट का डायरेक्शन को प्लस लेंगे, जो करंट का डायरेक्शन नहीं है उसको माइनस ले लेंगे। तो 10 ओम वाला जो है ये दिख रहा है कितना, 10I2 प्लस ले लिया गया। फिर 5 ओम वाला निगेटिव हो रहा है तो -5I3 ले लिया गया। फिर आइए ये भी निगेटिव लिया जाएगा, -5I1 माइनस I2 इक्वल्स टू वाट, 0। I1 -5 दिख रहा है, I2 प्लस 5I2 प्लस 10I2 प्लस 15I2, ठीक है, और -5I3 दिख रहा है, और कुछ है क्या, 5I3 दिख रहा है इक्वल्स टू 0, है ना, -5I3 दिख रहा है, इसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, ठीक है। इसमें से -5 कॉमन करके हटा दीजिए, तो I1 -3I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। फिर दूसरा वाला लीजिए बिना सेल वाला, BCDB मिले, BCDB में लीजिए। एग्जाम्पल में भी एक लास्ट क्वेश्चन यही है, इसको वहाँ इसलिए नहीं लगाया कि हमको इसको लगाना था, वो एग्जाम्पल में लगा हुआ है। चलिए तो यहाँ स्टार्ट कीजिए, डायरेक्शन ऑफ करंट को प्लस लेना है, तो 5 × I2 प्लस I2 प्लस I3 लीजिए। फिर इधर आइए तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट को उल्टा हो जाएगा, तो -10 × I1 माइनस I2 माइनस I3, और ये फिर प्लस हो जाएगा, +5I3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट के अपोजिट जहाँ जाइए माइनस ले लीजिए। चलिए तो -10I1 आया, -10I1 आएगा। I2 देखिए 5I2 यहाँ दिख रहा है, प्लस 10I2 यहाँ दिख रहा है, तो प्लस 15I2, 15I1 10I1 15I2 दिख रहा है, प्लस 10I2 प्लस 5I2 15I2, ठीक है, 5I3 प्लस 10I3, 5 5 5 10 और 10 20I3 इक्वल्स टू कितना, 0। सही है जरा कैलकुलेशन, यही सब मिस्टेक होता है। -10I1 ठीक है, I2 में 5I2 यहाँ है और प्लस 10I2 यहाँ, उसमें तो I2 नहीं है, ठीक है। 15I2 हो गया, 5I3 इसमें और प्लस 10I3, तो 15 5 20I3। इसमें से अपन लोग क्या करें कि 5 तो निकाल ही सकते हैं, -5 निकालिए, -5 निकालिए तो ये 2I1 हो गया, -3I2 हो गया, -4I3 हो गया, इक्वल्स टू कितना, 0। चला इसको देखने दो, तो ये कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, ये कैमरे में कट तो नहीं रहा है नीचे, शायद नहीं कट रहा, फिर से हम ले लेते हैं ऊपर में एक बार। कट नहीं रहा है लेकिन ब्लॉक हो रहा है ज़रूर, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 2I1 माइनस 3I2 माइनस 4I3 इक्वल्स टू व्हाट, 0। ये इक्वेशन 2 है। 1 को ले आइए, थर्ड इक्वेशन अभी लेंगे, 1 को ले आइए, I1 माइनस 3I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन था, है ना, ठीक है। इसका कैलकुलेट, इसके चेक कर लीजिए एक बार, 10I2 माइनस 5I3 माइनस 5I1 माइनस I2, ठीक, -5I1 आया, ठीक, 10I2 इधर प्लस 5I2 15I2 हो गया, 15I2, ठीक है, फिर 5I3 माइनस में रह गया, ठीक, -5 कॉमन कर दिया तो यह नेगेटिव हो गया, बाकी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक चीज़ होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
10th में बच्चे लोग ने किया होगा। I1 3 -3 × 1 -3 -3 4 × 12 +12 हो जाएगा। फिर I2 -4 × 1 -4 -3 × 2 -6 तो +6 हो जाएगा। अरे देखो तो I1 3 कम 3 -3 हो गया, 3 × 12 प्लस में होगा और माइनस तो है पहले, ये होगा, ये होने वाला है, ये आने वाला है। I3 2 3 -6 ये है, -3 तो +3 तो I1 बटे -15 I2 बाई +2 एंड I3 बाई -3। अल्लाह जाने क्या होगा आगे। सबको सेम साइन में आना चाहिए था, मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा है। रेशियो में ये भी वही साइन आएगा, इसकी साइन क्यों गड़बड़ हो रही है? इसका साइन भी वही आना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है दया। I2 -4 और -4 +2 और 2 1 × 2 +2 -2 यस। क्या कि एक चीज़ ये तो संभव ही नहीं था कि इसका साइन गड़बड़ होगा। ये लिए थे -4 -2 1 × 2 2 1 × 2 तो -2 तो आएगा, तो -6 होगा। यस -6 होगा, ये -6 होगा, -4 -4 -2 1 × 2 -2 ठीक है, -6 होगा। अब इसको -3 से कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 -3 3 × 5 15 I2 हो गया 2 बाई I3 हो बाई क्या होगा 1 = ले लीजिए K = K ले लीजिए। I1 = 5K, I2 = 2K एंड I3 = K। ठीक, अब आप सोच रहे हैं इसको ये हम पकड़े कैसे होगा, चूँकि सिचुएशन क्या है, गिवन फिगर के हिसाब से कहीं भी करंट का डायरेक्शन को रिवर्स होना नहीं। I3 भी हम करेक्टली है, डायरेक्शन बिल्कुल यही रहेगा करंट का, है ना। तो इसलिए हम देखा कि ये साइन में अलग तो नहीं हो सकता। I1 I2 I3 तीनों सेम, या तो माइनस में तीनों या तो प्लस में तीनों, तो डिफरेंट डायरेक्शन अपोजिट नहीं हो सकता। अब हम लोग लेंगे वो आर्म ADCEA, ये क्वेश्चन लंबा है ना। ADCEA हम लोग ले रहे हैं। ओके चलिए, यहाँ से I1 करंट आ रहा है तो I1 × 10 I1 ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ाइए। यहाँ भी डायरेक्शन ऑफ करंट 5 × I1 - I2 लीजिए। ठीक, फिर 10 × I1 - I2 - I3, 10 × I1 - I2 - I3, है ना। ये माइनस में 10 लेने वाले हैं, उसको उस साइड ले लीजिए। माइनस में 10 आने वाला है, जब इधर जाएंगे तो माइनस में 10 ले, तो उस साइड ले लीजिए। = 0 लिखना था, लेकिन हम 10 इधर ले लिए। अब इसको एक्यूमुलेट कीजिए, 10 5 15 + 10 25 I1 -5 I2 -10 I2 -15 I2, फिर -10 I3 = कितना हो गया 10। तो I1 ठीक है, 15 I1 25 I1 ठीक है। इसके बाद -5 I2 -10 I2 -15 I2, फिर उधर से -10 I3, बिल्कुल सही है। इसमें से हम लोग 5 कॉमन कर सकते हैं, तो 5 I1 -3 I2 -2 I3 = 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब इसको वैल्यू को रखिए, 5K 2K K, 5K तो ये कितना हो गया 5 I1 5 × 25 K -3 I2 3 दूनी 6K -2 I3 तो 2K = 2 8 25K 6 2 8K
है ना, 8K बराबर कितना 2, 25K से 17K, 17K बराबर 2, तो K इक्वल टू 2/17, 2/17 जो है वो हो गया K का वैल्यू, है ना, K की वैल्यू 2/17, 2/17 ठीक है, व्यू में तो है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें निकालना क्या क्या था, है ना। हर आर्म में ये क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी आर्म में कितना करंट है, ठीक, तो हर आर्म में कितना करंट है ये जानकारी चाहिए, ठीक। तो ये जानकारी चाहिए तो देखिए, पहले I1 I2 निकाल लीजिए। I1 कितना 5IK, तो यानी कि 5 दूनी 10/17 एम्पियर। I2 की बात करें तो 2 कटेंगे, 2 जा 4/17 एम्पियर। I3 की अगर बात करते हैं तो सीधे सीधे के है, यानी 2/17 एम्पियर, 2/17 एम्पियर, ठीक है, 2/17 एम्पियर। अब आर्म के हिसाब से चलिए, तो इन AB आर्म में जाते हैं तो सीधे सीधे I2 है, मतलब कि 4/17 एम्पियर का करंट है। अगर आप चलते हैं AD आर्म में, इन AD आर्म, तो AD आर्म में करंट है I1 माइनस I2, मतलब 10/17 माइनस 4/17, यानी कि 6/17 एम्पियर। अब BD आर्म में अगर आते हैं, BD आर्म में आते हैं तो सिर्फ एक करंट है I3, और वो है 2/17 एम्पियर, ठीक। इसके बाद अगर BC आर्म में आते हैं आप, BC आर्म में आप आते हैं तो I2 प्लस I3 है, I2 प्लस 4/17 2/17, ये भी 6/17 हो जाएगा। फिर इसके बाद DC आर्म में आते हैं आप, DC आर्म में आप आते हैं तो I1 माइनस I2 माइनस I3, मतलब 10/17 माइनस 4/17 माइनस 2/17, 4 2 6, 6 में चढ़ गया 4/17, 4/17 एम्पियर, ठीक है। और अगर हम लोग इसमें आते हैं AE आर्म में, AE आर्म में आते हैं तो AE आर्म में सिर्फ I1 है, तो I1 कितना है 10/17 एम्पियर, करेक्ट। ये कहानी बनती है ये टोटल क्वेश्चन का। ये सब है बड़ा क्वेश्चन, लंबा, थोड़ा सा नेटवर्क सॉल्व करने की एबिलिटी को क्या करता है, ये टेस्ट करता है, और कुछ नहीं है। नेटवर्क कैसे आप हैंडल कर पाते हैं, क्वेश्चन तो बड़ा लंबा जाता है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है जो किरचॉफ लॉ से बेस्ड है, लंबे क्वेश्चन रहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो अब इसको हम हटाते हैं, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन टेकअप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.8, है ना, और इस क्वेश्चन में क्या है, सेल के चार्जिंग की बात है। चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट भी सामने आएगा। देयर इज ए स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट। स्टोरेज बैटरी है EMF 8 वोल्ट का, ठीक। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम का, 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक, ओके। इसको चार्ज किया जा रहा है, किससे चार्ज किया जाता है, 120 वोल्ट DC से, 120 वोल्ट DC से इसको चार्ज किया जा रहा है ना। पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव जोड़ते हैं। इसमें सीरीज रेजिस्टेंस 15.5 ओम का डाल देते हैं। ये चार्जिंग सेल है, ये स्टैंडर्ड सेल है, ठीक है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट, ठीक। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखें, टोटल अप्लाइड वोल्टेज जो कि 120 का है, रेजिस्टेंस टोटल देखा जाए तो कितना है, रेजिस्टेंस टोटल 15.5 प्लस 0.5 दैट इज 16 ओम का है, 16 ओम का है। तो 16 ओम का रेजिस्टेंस है, और जो स्टोरेज सेल है उसका EMF कितना है, 8 वोल्ट का है। तो ई रिजल्टेंट जो आएगा 120 माइनस 8 यानी 112 वोल्ट। इसका 120 है, इसका 8 है, दोनों अगर सर्किट को ऐसे लेके चलें तो 120 माइनस 8 यानी 112 वोल्ट।
112 वोल्ट, 112 वोल्ट हो गया, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करंट फ्लो होगा, पहले ये निकाल लें, करंट क्या फ्लो होगा वो निकालें। तो करंट जो फ्लो होगा उसको निकालने के लिए ई रिजल्टेंट बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 16 एम्पियर का है, तो ये 112 टोटल हो गया 16, काटा जाए तो कितना आएगा 16 112 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 25 3, 4 दूनी 8, 3 4 8 32 है ना, 4 चुके 16, 4 7 28, 7 एम्पियर, 7 एम्पियर का करंट होगा, है ना। 16 7 हाँ 7 42 7 70 42 112, 7 एम्पियर का करंट इसमें सेटअप होगा। 7 एम्पियर का इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये V1 कितना होगा ये देख लीजिए। तो V1 होगा IR, तो इसका I मतलब 7 और ये 15.5, ये 15.5, तो ये मिला जुला करके आपको जाएगा कितना, ये जाएगा 16 होता है 112, 3.5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा जी, है ना, 3.5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, इसका कितना जाएगा, कितना जाएगा, हाँ 3.5 घटाइए 112 में, 3.5 4 घटाइए तो 8, 108.5 वोल्ट इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 108.5। तो रिमेनिंग बाकी जो वोल्टेज होगा वो इसके अक्रॉस होगा, है ना, इसके अक्रॉस होगा V1 माने इसके अक्रॉस 108.5 है ना। तो इफेक्टिव टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस स्टोरेज सेल वो जो है आपका 120। आप बोलेंगे सर 112 क्यों नहीं, जी नहीं, 112 तो आपका रिजल्टेंट ईएमएफ हुआ जिसके कारण जिससे हम करंट को निकालेंगे कितना करंट फ्लो होगा, लेकिन इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा उसमें से 8 घटा करके तब हम इसको करंट को निकालते हैं। लेकिन जब इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालना चाहेंगे टर्मिनल वोल्टेज, तो 120 माइनस 108 108.5 दैट इज हो जाएगा 11.5 वोल्ट। अब आपके पास एक प्रश्न ये उठता है, 8 वोल्ट के बैटरी को जब चार्ज कर रहे हैं तो कितना उसका टर्मिनल वोल्टेज कितना मिल रहा है 11.4। तो चार्जिंग के समय में इसका जो सेल के अक्रॉस का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसके ईएमएफ से ज़्यादा होता है। जनरली जब हम डिस्चार्जिंग के प्रोसेस में टर्मिनल वोल्टेज हमारा ईएमएफ से कम होगा, लेकिन चार्जिंग के प्रोसेस में टर्मिनल वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर नहीं अगर टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो करंट इसके थ्रू नहीं जाएगा, और करंट इसके थ्रू नहीं जाएगा तो ये चार्ज नहीं होगा, है ना। तो चार्जिंग के प्रोसेस में टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन क्या, ये क्या, तो ये जनरली होता है V = E - IR, ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस में। लेकिन चार्जिंग के प्रोसेस में E + IR होता है, इस बात को नोटिस करके रख लीजिए, है ना, इस बात को नोटिस करके रख लीजिए। चार्जिंग प्रोसेस में टर्मिनल V + IR होगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर जाएगा, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी होगा ये, है ना। तो ये 11.5 वोल्ट का हो गया, ठीक है, 11.5 वोल्ट का हो जाएगा, ठीक। अब आप इसमें क्वेश्चन है कि ये सीरीज रेजिस्टेंस क्यों नहीं लगाते भैया, 8 वोल्ट का ये सेल है, अगर 120 इसके अक्रॉस का पोटेंशियल इसको हटा दें तो ये जो 108.5 वोल्टेज ये अपना जो बियर कर रहा है, ये जो अपना इसको क्या कर रहा है, कट ऑफ कर दे रहा है ना। पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो टोटल ईएमएफ यहाँ 120 का अप्लाई होगा, और ये सेल के प्लेट को क्या कर देगा, लो कैपेसिटी सेल है, तो लो कैपेसिटी सेल है तो इसके प्लेट्स को क्या कर देगा, तहस नहस करके तहस नहस करके क्या कर देगा, रख देगा, इसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो टू प्रिवेंट, इसका दूसरा पार्ट, प्रिवेंट द सेल फ्रॉम एनी पॉसिबल डैमेज द सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, द सीरीज रजिस्टर इज कनेक्टेड। सीरीज रजिस्टर क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। चलिए 3.9 का क्वेश्चन नहीं लगाने का,
नहीं लगाने का, सीधी सी बात। तो हो गई एक्सरसाइज, तो लगभग हम लोगों ने देख लिए। अब थोड़ा सा अप्लाइड एप्लीकेशन के क्वेश्चन हम लेके आएंगे, क्योंकि बात सिर्फ किताब तक नहीं, किताब से रिलेटेड बात खत्म, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर सिर्फ किताब से नहीं आएगा, ये बात तय है। तो इसके एप्लीकेशन के कुछ और क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आते हैं बोर्ड में, उसके लिहाज से अब हम लोग 2-3 जो वीडियो होगा अगला, वो उसी पर बेस्ड होगा, जिसमें अप्लाइड क्वेश्चन होंगे। अप्लाइड आते भी हैं, वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, वन लाइनर्स में आते हैं, न्यूमेरिकल्स में आते हैं, तो वो हम लोग देखने वाला है। बुक से रिलेटेड कहानी खत्म, एनसीईआरटी से रिलेटेड कहानी खत्म है। आगे जो भी हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड है ना, एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, ओके बाय।